हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ग्रामर का रिवीजन करेंगे और इसमें आपको टेंस से रिलेटेड आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेज सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। तो इसमें से हम सारे क्वेश्चन, ये ग्रामर का रिवीजन है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एक मिनट, मैंने बनाए हैं पीडीएफ फॉर्म में है, MCQs फॉर्म में है, मतलब PDF है और MCQs फॉर्म है, प्रैक्टिस विद आंसर है। और ये 4 राइटर्स पे बना हुआ है, 4 राइटर्स को कंप्लीट किया गया है। अगर आपने तैयारी कर ली है अच्छे से 4 राइटर की, तो आप ये PDF ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में है और हार्ड कॉपी बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो ये सॉफ्ट कॉपी में आपको मिलने वाला है। 4 राइटर, कंप्लीट 4 राइटर है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQs वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये PDF लेने में, तो आप मुझे 8081848735 पर इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, कॉल नहीं करेगा कोई, मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आप इस PDF में इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं। तो इसमें मैंने 4 राइटर को कंप्लीट किया, ओनली 4 राइटर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिटरेरी टर्म्स वगैरह नहीं है, फिगर ऑफ स्पीच भी नहीं है, नहीं कोई ग्रामर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, कुछ नहीं है, ओनली 4 राइटर्स। लेकिन हाँ, 4 राइटर्स आप पढ़ेंगे ना, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन गए तो ईजी से लेके मॉडरेट से लेके टफ, पूरा 4 राइटर कंप्लीट है फॉर TGT। ओके, यहाँ पे मैंने 4 राइटर को कंप्लीट करना चाहा है, वो 4 TGT शेक्सपियर के, जैसे कि शेक्सपियर के इंट्रोडक्शन से लेके उनके वर्क सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सोनेट वगैरह सबसे क्वेश्चन है। उसी तरह आपके 3 राइटर के भी हैं। तो आप PDF ले लेंगे, आप खुद पढ़ेंगे, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या उसमें है। ठीक है, अभी लिटरेरी टर्म्स पे नहीं है, बट ये जो है PDF अभी जल्द ही आपको लिटरेरी टर्म्स पे मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी जो इस समय ये PDF है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और PDF पा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो क्वेश्चन है, इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 मूड्स। इंग्लिश वर्ब्स में कितने मूड्स होते हैं? 3 मूड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर दीज मूड्स। इसमें बताना है कि कौन सा वो एक मूड नहीं है, आपके ऑप्शन में है इंडिकेटिव, सब्जेक्टिव, सब्जंक्टिव, इम्परेटिव। तो कौन सा वो मूड नहीं है? जनरली क्या होते हैं 3 मूड्स ऑफ इंग्लिश वर्ब्स, कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका इंडिकेटिव होता है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव होता है, तीसरा इम्परेटिव होता है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव ऐसा कोई मूड नहीं है, ये इसका टाइप नहीं है मूड के सिर्फ 3 टाइप हैं, इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव, इम्परेटिव। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। जिस तरह हमने लिटरेचर की रिवीजन स्टार्ट किया है, उसी तरह आपका ये ग्रामर का रिवीजन होगा। फिल इन द, शुरुआत हम PYQ से ही करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, शुरुआत हम प्रीवियस ईयर से ही करेंगे। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पे हमको करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करना है। मे, कैन, विल, वुड, क्या आएगा यहाँ पे? द न्यूज़ बी ट्रू, जो न्यूज़ है, जो खबर है, वो सच होनी चाहिए। क्या? मे द न्यूज़ बी ट्रू कि कैन, विल, अब वुड क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है? यहाँ पे विश का सेंस निकल रहा है कि ऐसा कुछ होता नहीं कि हाँ न्यूज काश न्यूज सत्य होती, काश न्यूज सही होती, तो कहीं ना कहीं हम उसको विश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? विश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी हम यूज़ क्या करेंगे? यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे, मे मॉडल वर्ब यूज़ हो जाएगा, यहाँ पे मे का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, इस वजह से ये आपका मे यूज़ हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आपका होता है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे और यहाँ पे विश भी शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। जॉन इज़ इल फॉर 5 वीक्स, ही इज़ स्टिल इन हॉस्पिटल। मतलब 5 हफ्ते से वो बीमार है और वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो इसमें क्या करना है? हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, ये वाला रिप्लेस करना है, ये मैं लगा दे रही हूँ जहाँ जहाँ पे है नहीं, इसको रिप्लेस करना है। ठीक है, क्या ये करेक्ट है? मतलब यहाँ पे क्या आएगा? वॉज या हैज़ बीन या फेल या फॉलन, क्या आएगा बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जॉन इज़ फिल फॉर 5 वीक्स। एक क्या दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, और पॉइंट ऑफ टाइम इज़ यूज सो
इधर परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम अगर यूज़ सो दिख रहा है, जैसे आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिखता है या पीरियड ऑफ टाइम दिखता है, तो या तो वो परफेक्ट में जाता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉज पे तो जाएंगे नहीं, ठीक है, फेल पे भी नहीं, फॉलन पे हैज़ बीन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका हैज़ बीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हैज़ बीन शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इज़, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो हम हैज़ बीन पे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस स्टिल वाटर रन्स डीप। स्टिल पे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है कि स्टिल जो है ये आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्टिल नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब। तो यहाँ पे कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्टिल वाटर। देखिए वाटर क्या है यहाँ पे, वाटर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फिर रन क्या है यहाँ पे, वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट या तो कोई नाउन बनेगा या तो कोई प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनता है। तो प्रोनाउन तो है नहीं, वाटर क्या है, नाउन है, और नाउन को ही ये मॉडिफाई कर रहा है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव करेक्ट हो जाएगा, स्टिल वाटर। वाटर कैसा है, स्टिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को क्या करना है, मिलान करना है, करेक्ट आंसर पे करना है यूज़ द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, जैसे कि वुड यू माइंड, एक मिनट, जैसे कि यहाँ पे देखिए वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडोज़ प्लीज़। फिर है इफ़ ओनली दे वुड कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट आई वुड। यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन शो हो रहा है, जैसे वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़, ये क्या शो कर रहा है बताना है, यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा, सबसे पहले हम मिलान कर लेते हैं फिर आंसर पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं टीजीटी पे, लेकिन अगर टफ रहेगा तो आ भी सकता है, लेकिन इससे हम हमारी नॉलेज ही होगी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडोज प्लीज़, ये इसमें क्या इसमें वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, मतलब अगर आप माइंड ना करें तो विंडो को क्या करें, प्लीज़ प्लीज़ कह रहा है, विंडो को खोल दीजिए, तो कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो ये इस पे जाएगा। इफ़ ओनली दे वुड कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, ये क्या है, इफ़ ओनली, इफ़ वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या कर रहा है, हिपोथेटिकल सिचुएशन, एक मिनट, हिपोथेटिकल सिचुएशन पे आ रहा है। ठीक है, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, ये क्या होता है, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, ये कहीं ना कहीं इच्छा शो कर रहा है, तो यहाँ पे सेंस निकल रहा है विश का, एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर का। ठीक है, दे शुड बी मोर केयरफुल, इसमें क्या होता है, कोई आपको कह रहा है कि दे शुड बी मोर केयरफुल, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑब्लिगेशन दिख रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल मिला के देखा जाए तो क्वेश्चन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसका बताना है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ अ करेक्ट स्पेलिंग, इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। ओके, तो इसकी स्पेलिंग बतानी है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी सही है, करेक्ट बताना है ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का। तो देखिए ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म की जो स्पेलिंग होगी वो आपकी करेक्ट हो जाएगी ZORO, ज़ोरो। अब जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है उसको थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, तोड़ के याद करना है। ठीक है, ब्रेक कर देंगे, जैसे कि जोरो, उसके बाद एस्ट्रियन, ASTRIAN, एस्ट्रियन। ठीक है, एस्ट्रियन, उसके बाद निज्म, NISM, निज्म, एस्ट्रियनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कौन सा, देखिए ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, सी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है। इसका मतलब क्या होता है, पारसी धर्म को कहा जाता है। ठीक है, पारसी धर्म को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताना है कि कौन सी आपकी स्पेलिंग करेक्ट है। रेंडिवो, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, RENDEZVOUS। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रॉन्डिवो, जिसका मतलब क्या होता है, मिलन स्थल, कोई सभा का स्थान हो उसे ही कहा जाता है रॉन्डिवो। ठीक है,
मतलब विच मीन्स अ मीटिंग अरेंज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम अ प्लेस स्पेशली सीक्रेटली। तो इसको भी आपने याद रखना है, मिलन स्थल याद रख सकते हो, रॉन्डिवो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड, इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है। फियास्को, फियास्को की कौन सी स्पेलिंग आपकी करेक्ट है, फियास्को। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, फियास्को, तो फियास्को ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फियास्को मीन्स क्या होता है, अ कंप्लीट एंड एम्बैरेसिंग फेलियर, तो फेलियर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। मतलब एक आपका नाउन है तो दूसरी तरफ एडजेक्टिव है, फिर एक तरफ नाउन है उसका एडजेक्टिव है, ये बताना है। जैसे कि बॉक्स क्या है, नाउन है, तो बॉक्स लाइक क्या है, इसका एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह आप देख सकते हैं मड है, मड भी नाउन है, मडी क्या हो जाता है, इसका एडजेक्टिव हो जाता है। उसी तरह वियरी भी क्या है, वियरी क्या है, ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट जो आपका है, ट्रस्ट भी नाउन है, और ट्रस्ट वर्दी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो कौन सा मिसमैच है बताना है। यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, बट यहाँ पे सी मिसमैच है। क्यों मिसमैच है, क्योंकि वियरी जो है ये एडजेक्टिव है और वियरी सम भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव एक साथ है, नाउन और एडजेक्टिव का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। सो यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ये मिसमैच है। वियरी भी एडजेक्टिव है, वियरी सम भी, तो दोनों ही एडजेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन सी मिसमैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे भी मैच करना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए ग्रीस है, ग्रेसी, गर्ल गर्लिश, स्वेडिश स्वेदिश, ग्रीन ग्रीनिश, तो यहाँ पे भी बताना है। और यहाँ पे भी वही आपका है, नाउन और एडजेक्टिव का ही कॉम्बिनेशन बनाना है। जैसे कि जो आपका ग्रेसी है, ग्रेजी, ग्रेसी ग्रेसी ये एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन बनता है वो ग्रीस बनता है, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। उसके बाद जो गर्ल है ये नाउन है, गर्ल जो है नाउन है, इसका एडजेक्टिव गर्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रीन जो है ये भी नाउन है, एक मिनट इसको मैं लॉक कर देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन भी आपका नाउन है, देन जो ग्रीनिश है ये एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे जो मिसमैच है वो सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वेदिश, स्वेदिश ये एडजेक्टिव है। ठीक है, स्वेदिश ये एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन होगा वो स्वेड नहीं होगा, स्वेडन होगा, इसका जो नाउन होगा SWEDEN, ये इसका नाउन हो जाता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे ये भी। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ड, इसमें बताना है कि कौन सी स्पेलिंग आपकी मिस स्पेल्ड है। ठीक है, आपके ऑप्शन में है कैमराडरी, रैडरी, कैमराडरी, सर्कमलिकेशन, कॉमन्स रूट या फिर कंपंक्शन। तो बताना है यहाँ पे कौन सा आपका गलत है, ये बताना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, पहले इसकी हिंदी जान लेते हैं। कैमराडरी जो होता है, कैमराडरी इसका मतलब होता है सौहार्द, जिसे आप बोल सकते हैं सौहार्द, जो आप बोल सकते हैं, जिसे आप इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो फ्रेंडली बोल सकते हैं, सौहार्द जो मित्रवत हो। ठीक है, ठीक है, सौहार्द जैसे एमिकेबल, फ्रेंडली। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे बताना मिस स्पेल्ड कौन सा है, कौन सी स्पेलिंग जिसकी मिस स्पेल्ड है। तो ये इसकी स्पेलिंग सही है, कैमराडरी की स्पेलिंग सही है, सर्कमल्यूकेशन इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो ये भी याद रखना है सर्कमल्यूकेशन का। ठीक है, सर्कमल्यूकेशन मतलब जो कपटपूर्ण बातें होती हैं, वर्बोसिटी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, ये भी करेक्ट है आपकी।
बाकी कॉमन्स रूट भी हो जाता है, इसका मतलब होता है अनुरूप, कंपैटिबल, किसी के अनुरूप, सहगामी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कंपंक्शन की स्पेलिंग गलत हो जाएगी, तो ये याद रखना है, कंपंक्शन की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत है। तो होती क्या है, COMPUN होता है, नॉट O होता है, PUNCTION, कंपंक्शन। कंपंक्शन मीन्स क्या होता है, पछतावा, मलाल, खेद जिसे आप बोलते हो। तो इसका ये भी मतलब हो जाता है रिमोर्स, ठीक है, रिमोर्स भी बोल सकते हो, रिपेंटेंस, ठीक है, रिपेंटेंस बोल सकते हो, क्वैम बोल सकते हो, QUALM, क्वाम, और पेनेंस, इन सभी का मतलब होता है पछतावा, मलाल, खेद, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका है पंक्चुएशन का। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा जो आपका सेंटेंस है वो करेक्ट पंक्चुएशन है। तो देखिए, दिस डन सी रिटर्न द ओल्ड मैन विद लवली, बताना है यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट है। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दिस डन जो है, दिस डन जो है, इसके बाद तो कॉमा आना ही आना है। उसके बाद फिर सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन, ये पूरा आ जाएगा, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ओल्ड मैन विद अ लवली, यहाँ पे भी कॉमा नहीं आना चाहिए, ये अननेसेसरी है, सी करेक्ट हो जाएगा। दिस डन सी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे भी बताना है कि कौन सा आपका गलत है। अब देखिए, राम है, उसके बाद दिस सन ऑफ दशरथ, राम कौन है इसी के बारे में बताया जा रहा है, द सन ऑफ दशरथ। तो उसके पहले हमको क्या लगाना है, देखिए जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जो एडिशनल नॉलेज दिया जाता है, एडिशनल जानकारी दी जाती है। तो सब्जेक्ट, अगर कोई सब्जेक्ट है या कोई पर्सन है उसके बारे में एडिशनल नॉलेज दिया जा रहा है, तो उस पर्सन के आगे पहले हमको कॉमा लगाना पड़ेगा, उसके बाद उसके एडिशनल यहाँ पर नॉलेज, हम कोई अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर हम रखेंगे। तो उसके बाद जब फिर रखेंगे उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, आगे का जो सेंटेंस हमको लिखना रहेगा। तो ये तो सही है। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड हेल्प हिम, ये भी करेक्ट है, ये आपके 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन इवन हिज एनिमीज से सो, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे आपका सेमी कॉलन का मार्क दिया है, इवन कर दिया है। यहाँ पे जो गलत है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले मैन नहीं आता, ही सेड आता है, ही सेड, उसके बाद कॉमेंट कॉमा, मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ये हो जाएगा इस तरह, उल्टा सीधा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू सो ओमिशन आई हैव विल बी रिटन एज, ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, सेंटेंस ही गायब हो गया है। सेंटेंस ये था कि आई हैव, मैं लिख दे रही हूँ, आई हैव अ बॉक्स, आई हैव बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल, फुल ऑफ पेंसिल्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आई हैव अ बॉक्स फुल ऑफ पेंसिल्स में जो इसमें ओमिशन दिखाना है किसका, आई हैव का, आई हैव का हमें ओमिशन दिखाना है। विल बी रिटन एज कैसे लिखा जाता है, आई हैव को हम कैसे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको अगर ओमिट कर दें, मतलब बहुत ही एब्रीविएशन फॉर्म में हमें लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे आई हैव को, ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आई हैव को हम एकदम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओमिशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे हम आई एम को कैसे लिखते हैं, आई एम है ये, तो इसको जो ओमिट करेंगे यानी कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह आई करके कॉमा कर देंगे, फिर ऊपर एपस्ट्रॉफी कर देंगे, उसके बाद एम कर देंगे, एम। यू आर का कैसे कर देंगे, यू आर को, यू आर है तो इसको भी ऐसे ही करते हैं हम, यू लिख देते हैं पूरा, फिर एपस्ट्रॉफी, फिर आर ई, ये पूरा हो जाता है। ही इसको कैसे लिखेंगे, ही इज़ कैसे, तो ही तो पूरा लिखेंगे, फिर एपस्ट्रॉफी, फिर एस, ठीक है। उसी तरह आई हैव जो आपका है, आई हैव को कैसे लिखेंगे, आई तो पूरा लिखेंगे, जो पहला रहेगा वो पूरा लिखेंगे, जो पहला वर्ड रहेगा, जो देखिए जो पहला वर्ड रहेगा इसको पूरा, इसी में हमको छोटा करना है। तो आई, उसके बाद आपका एपस्ट्रॉफी,
VE। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, डी इस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है, पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएट। यहाँ पे भी पंक्चुएट का ही है, बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है, कौन सा पंक्चुएशन आपका करेक्ट है। पहला देख लेते हैं, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी। देखिए वाइल के बाद तो कॉमन नहीं लगेगा, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये पूरी एक क्लॉज कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज मान लिया जाए, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसके बाद दूसरा क्लॉज जब स्टार्ट होने से पहले कॉमन लग सकता है, बट यहाँ पे नहीं लग सकता, ये ऐसे गलत हो जाएगा। फिर वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर। देखिए यहाँ पे कॉमन लगना था बट लगा नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, यहाँ पे तो लग गया है, हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग। सी में तो आपका लग गया है, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट। अच्छा डी भी देख लेते हैं, वाइल आई वॉज कुकिंग। देखिए वाइल आई वॉज कुकिंग, कॉमा लग गया, द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, यही सही हो जाएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वाइल आई वॉज कुकिंग, ये क्या कर देगा, यहीं पे विराम ले रहा है, उसके बाद फिर आगे की स्टोरी मतलब आगे का अपना शब्द कह रहा है, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है आपका, ये इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन है, तो देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। प्लीज़ हेल्प मी विद माय होमवर्क, शी सेड टू हर ब्रदर। इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। प्लीज़ हेल्प मी विद माय होमवर्क, शी सेड टू हर ब्रदर। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, प्लीज़। यहाँ पे देखते हैं पहले, प्लीज़ जो रहता है तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट में चेंज कर देगा। दूसरा क्या करेगा, ये पहली बात तो ये सेट टू को रिक्वेस्ट में चेंज करेगा। दूसरा जहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमाज रहता है उसकी जगह पे टू ले आएगा। देखते हैं कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट है, देखिए टोल्ड तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, आस्क्ड भी गलत हो जाएगा, सेड रिक्वेस्ट में ही चेंज करना है, जो रिक्वेस्टेड वाला होगा वही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड हर ब्रदर, कॉमेंट कॉमा की जगह पे टू आ गया है, हेल्प हर, पर्सन तो चेंज होंगे ही होंगे, तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसका भी करना है। आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर अ वॉक। तो लेट अस वाला जो स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो आपका लेट अस स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेड हो गया, चाहे टोल्ड हो गया, चाहे सेड टू हो गया, उसको हम चेंज करके किस में चेंज करते हैं, प्रपोज्ड में चेंज करते हैं। प्रपोज्ड में चेंज करेंगे या तो सजेस्टेड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रपोज्ड या तो सजेस्टेड में हम उसको चेंज करते हैं। ओके, और शुड ले आते हैं रिपोर्टेड क्लॉज में। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा हमारा, ये टोल्ड वाला तो हम ऐसे ही काट दे रहे हैं, एडवाइस वाला काट दे रहे हैं, बचा गया प्रपोज्ड और सजेस्टेड। देखें दोनों में कौन सा आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेटस है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन है ना। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, तो जब भी आपका फर्स्ट या थर्ड पर्सन आए तो लेटस को हम किस में चेंज कर देते हैं, दैट वी शुड में चेंज करते हैं। दैट वी शुड में हम चेंज करते हैं। ये वाला रूल भूल जाइए, ये जो भी मैंने बताया ये वाला याद करिए कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो लेटस को हम दैट वी शुड में चेंज करते हैं। बाकी आप शेड को प्रपोज या सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं। इधर वाला थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ पे दैट दे शुड आएगा, कहाँ पे दैट वी शुड आएगा, तो ये याद रखना है। ओके, वैसे मैंने बताया ये कितनी बार कि कहाँ पे दैट वी शुड आएगा, कहाँ पे दैट दे शुड आएगा। बहुत ज़्यादा अगर इसमें एक्सप्लेन है तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है आपका, मोंटू शेड आई मस्ट गो टू द लाइब्रेरी टुडे एंड रिटन दिस बुक। तो इसको भी करना है किसमें, आपका इनडायरेक्ट में ही करना है। चेंज द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में ही करना है इसको भी। मोंटू सेड, तो देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा आपका। ठीक है, मोंटू वाला कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इतना हम याद रखेंगे, जहाँ पे मस्ट रहता है ना, मस्ट, अगर आपके इनडायरेक्ट स्पीच में मस्ट आता है
तो मस्ट कन्वर्टेड हो जाता है किस में, इनटू इट्स पास्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन किस में, हैड टू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। और क्या इसमें याद रख सकते हो, टुडे अगर आ रहा है तो टुडे को हम दैट डे में चेंज कर सकते हैं, करते हैं, कर नहीं सकते, करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं जहाँ पे आपका दैट डे होगा, जहाँ पे आपके मस्ट की जगह पे हैड टू होगा, वही सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आपका करेक्ट है। यहाँ पे हैड टू तो आ रहा है, दैट डे भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, मस्ट आया कट जाएगा, शुड आया कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजी है ना, एलिमिनेट करके तुरंत आप ये सब जो क्वेश्चन है ये आपका आता ही है एग्ज़ाम में, और इसको तो आप जितने ईजिली पढ़ लो वही सही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, फाइंड आउट द फ्रॉम गिवन ऑप्शन करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बताना है, डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पे भी देखिए आपका सेंटेंस है, ही शेड अलास आई एम अनडन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, नरेशन में ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ही सेड अलास आई एम अनडन। तो क्या होगा यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट नरेशन है और इसका इनडायरेक्ट हमें बनाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलास है, एक मिनट, अलास जब कोई मतलब ये क्या सेंस, क्या दुख व्यक्त करता है। अलास जैसे हुर्रे हो गया, वाव हो गया, जॉय, ये सब क्या करता है, खुशी एक्सप्रेस करता है। लेकिन अलास जो है ये दुख एक्सप्रेस करता है। जब दुख एक्सप्रेस करता है तो हमें क्या करना है, जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो हमें चेंज करना है सेड को किस में, एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है, और उसके साथ क्या लगाना है, जो भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हो। अगर जॉय है, जैसे हुर्रे है, खुशी एक्सप्रेस कर रहा है तो जॉय लगा सकते हैं, एक्सक्लेम्ड जॉय। अगर दुख है तो शेड लगा सकते हैं। तो अलास तो कट जाएगा, ये सब ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, और भी है इसमें, ओके एक और है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन इनडायरेक्ट। देखिए ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको करना है डायरेक्ट स्पीच में। द नोटिस वेलकम्ड विजिटर्स टू वेल्स, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट बना ही है, इसको डायरेक्ट में बनाना है। तो कैसे हो जाएगा, द नोटिस वेलकम विजिटर टू वेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, द नोटिस सेड, है ना, द नोटिस सेड हो जाएगा। तो जो शेड है वहीं पे करेक्ट हो जाएगा। तो शेड यहाँ पे है, ये तो दैट वाला है, यही करेक्ट हो जाएगा। द नोटिस सेड वेलकम टू वेल्स, इम्पोर्टेंट है, आ भी सकता है। अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे, ओके एक मिनट, अब यहाँ पे जो है ये आपका सिनोनिम्स है। ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इज़ इन एवरीथिंग ही डज। इम्पल्सिव यहाँ पे आपका लगाना है, लगा हुआ है इम्पल्सिव। यहाँ पे बताना है क्या है कि चूज़ द फ्रॉम गिवन ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग अंडरलाइन वर्ड। ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका सबसे बेस्ट मीनिंग हमें बताना है कि क्या होगा, यानी कि उसका सिनोनिम बताना है। इम्पल्सिव का हमें सिनोनिम बताना है बस। तो ही इज़ वेरी इम्पल्सिव इन एवरीथिंग ही डज, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, रैश, रैश करेक्ट हो जाएगा। ही इज़ वेरी रैश इन एवरीथिंग, जो भी वो कुछ करता है। तो इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, समवन हु डज थिंग्स विदाउट कंसिडरिंग द पॉसिबल डेंजर्स या प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, रैश करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, यहाँ पे भी बताना है कोलोशल। कोलोशल का करेक्ट हमें सिनोनिम बताना, लार्ज, ह्यूज, वाइड या लॉन्ग क्या होगा। कोलोशल का करेक्ट हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या, कोलोशल मतलब क्या होता है, मतलब कोई चीज़, कोलोशल मतलब इसको एम्फेसाइज दैट समथिंग इज एक्सट्रीमली ग्रेट इन साइज, एक्सटेंट या डिग्री, यानी कि जाइगेंटिक या ह्यूज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूज करेक्ट हो जाएगा। कोलोसल मतलब जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, कोई चीज़ बहुत एक्सटेंट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ह्यूज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो है वेफ्ट। वेफ्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है। वेफ्ट मीन्स क्या होता है, कोई चीज़ बहना, ठीक है, तैरना, जैसे डाइव, डिप, प्लंज, फ्लोट। तो फ्लोट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फ्लोट होता है वेफ्ट, जिसे आप ड्रिफ्ट बोल सकते हो, ड्रिफ्ट, ठीक है, फ्लोट।
ओके, एक मिनट, ठीक है। बाकी डाइव जो हो गया, डिप जो हो गया, प्लंज जो हो गया, इन सभी का मतलब होता है टू जंप इनटू वाटर। प्लंज मतलब वही गोताखोर वगैरह, जो मतलब गोता लगाने वगैरह, मतलब गोता लगाने वाले। डाइव भी वही तो है, डिप भी वही होता है, मतलब टू जंप, इन सभी का मतलब होता है टू जंप इनटू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम बताना है। फ्रेजाइल की करेक्ट सिनोनिम क्या होगी? इलास्टिक, फ्लेक्सिबल, ब्रिटल या शपल, क्या होगा बताना है यहाँ पे, ठीक है। इलास्टिक जो हो गया, फ्लेक्सिबल जो हो गया, सपल जो हो गया, इन तीनों की मीनिंग अगर देखा जाए, इसकी जो सिनोनिम देखा जाए तो स्ट्रेची हो जाएगा, स्ट्रेची। लेकिन यहाँ पे फ्रेजाइल मतलब होता है जो चीज़ें ईजिली डैमेज्ड हो जाए या ब्रोकन हो जाए, टूटने, जो चीज़ें आसानी से टूट जाए, तो क्या हो जाएगा? ईजिली ब्रोकन, ईजिली ब्रोकन एंड डैमेज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटल हो जाएगा, ब्रिटल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो तीनों की एक ही स्पेलिंग है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगली जो आपकी मीनिंग है जेलेट। जेलेट का करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? जेलेट, जेलेट क्या होता है? अ पर्सन हु इज़ वेरी इंथुजियास्टिक एंड हैज़ स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, बहुत ही उत्साह से भरा हो, उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो, जेलेट उसे ही कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, इंथुजियास्ट हो जाएगा, उत्साह। बाकी जेलस जो हो जाएगा, ये तो ईर्ष्यालु है। रुथलेस, रुथलेस मतलब हार्ड एंड क्रूअल पर्सन जो होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो वर्ड है ये अपोजिट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। एंटोनिम देखेंगे हम यहाँ से, ठीक है। वो था सिनोनिम का, और अब हम देखेंगे एंटोनिम। तो 5 क्वेश्चन आपके एंटोनिम के मिलने वाले हैं। चूज द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे क्या करना है? मॉडेस्टी, मॉडेस्टी का हमको एंटोनिम बताना है। मॉडेस्टी मतलब क्या होता है? मॉडेस्टी मतलब नम्रता, नम्र कोई चीज़, बहुत ही विनम्र कोई चीज़। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑनेस्टी, वैनिटी, ओरिजिनलिटी या वैरायटी। तो ऑनेस्टी ईमानदार है, ये होगा नहीं। ओरिजिनलिटी भी नहीं होगा, वैरायटी भी नहीं होगा, वैनिटी हो जाएगा। वैनिटी इसका करेक्ट हो जाएगा। वैनिटी मतलब क्या होता है? टू मच प्राइड इन योर सेल्फ, यानी कि बहुत ही घमंड से भरा हुआ, वैनिटी, घमंड। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का करेक्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है? पारदर्शी, आर पार दिखने वाला, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट जो हो जाएगा, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो अपेक हो जाएगा। अपेक मतलब क्या होता है? अपारदर्शी, ठीक है। जो चीज़ क्लियर नहीं दिखती, अनक्लियर, जो चीज़ें दिखती नहीं, अनक्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसका क्या है? आउटरेज, आउटरेज का एंटोनिम क्या होगा? आउटरेज, आउटरेज का एंटोनिम क्या होगा? आउटरेज मीन्स क्या होता है? वेरी शॉकिंग एंड एक्सट्रीमली अनफेयर या ऑफेंसिव। जबकि डिकोरस हो जाएगा, ये याद रखना है, डिकोरस हो जाएगा, ठीक है। ओके, डिकोरस, डिकोरस। आउटरेज मतलब बहुत ही गुस्से वाला, और डिकोरस हो जाएगा, डिकोरस इसका हो जाता है शिष्ट, बहुत ही शिष्ट, एलिगेंट, ठीक है। बहुत ही ग्रेसियस, क्वाय पर्सन है, बहुत शिष्ट पर्सन है, क्वाय पर्सन है, बहुत हम्बल पर्सन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एबेंडेंट। एबेंडेंट मीन्स क्या होता है? मतलब इसका अपोजिट बताना है। एबेंडेंट मतलब बाउंटीफुल, क्या होता है? बाउंटीफुल, जिसे आप प्लेंटी बोल सकते हो ना, प्लेंटी यानी कि प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी या प्लेंटीफुल। तो एबेंडेंट इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लग्जूरियंट होगा नहीं, ट्रिपल भी नहीं होगा, स्कार्सी हो जाएगा। स्कार्सी मतलब बहुत ही अल्प, बहुत कम, नॉट प्लेंटीफुल नॉर एबेंडेंट, स्पेशली फूड या मनी या सम अदर रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये आपका दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बनाना किस में है? सिंपल सेंटेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे आपके टीजीटी में लास्ट 2021 में, ठीक है। 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, इसमें मैंने 40 क्वेश्चन ही रखे हैं। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। इसका क्या करना है? इसका बनाना है सिंपल सेंटेंस। हमने कितनी बार ही पढ़ा है ये वाला। देखिए इसका 2 टाइप पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आना ही आना है, और आता है तो आएगा।
जैसे कि आपका सब्जेक्ट हो गया, कैसे दोनों टाइप का यहाँ पे आपने बताना है। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद आपका टू आता है, उसके बाद आपका कोई एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आता है, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आता है, सॉरी ये तो पक्का याद करिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये आपका सिंपल हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। सिंपल बनाने का कहा जाएगा तो आपने ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर एग्ज़ाम में सिंपल बनाने के लिए कहा गया तो ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स बनाने का कहा गया तो आपने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करना है आपने, ओह शिट, इसको लॉक कर देती हूँ, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब हो जाएगा, देन आपका सो आ जाएगा। इस टू की जगह पे हम रिप्लेस करके सो रख देते हैं, सो। उसके बाद आपका एडजेक्टिव आता है, ये जो एडजेक्टिव एडवर्ब है इसको हम एज इट इज़ रखते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो। उसके बाद क्या करेंगे, हम दैट का यूज़ करेंगे, ये एक्स्ट्रा हमें जोड़ना है। फिर एक क्लॉज आ जाएगी, एक क्लॉज मीन्स एक आपका सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब आएगा उसमें, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए इसको, और ज़रा सा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आना है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये नहीं आएगा लेकिन इस पे बेसिस ये स्ट्रक्चर पक्का आएगा, इस स्ट्रक्चर पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए फॉलो कर रहा है यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको बनाना क्या है, सिंपल। सिंपल यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, यानी कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव एडवर्ब हो, फिर इन्फिनिटिव हो। तो देखते हैं कहाँ पे है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका, ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, ये सब्जेक्ट ये भी नहीं, हमें टू लाना है, टू देखना है कहाँ पे है, तो ये भी गलत है, टू यहाँ पे है, यही सही हो गया। देखिए सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका वर्ब आया, उसके बाद आपका टू आया, उसके बाद आपका गुड आया, एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी आ सकते हैं, उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आता है, टू बी ट्रू, ये देखिए आया, ये इन्फिनिटिव है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनिटिव है आपका। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये सिंपल बन गया। अब इसी का कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिएगा, ये वाला यहाँ पे बन गया, ठीक है। इसलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने वाले हैं, नो डाउट आएंगे ही आएंगे, इस वजह से उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बताना है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का करेक्ट हमें मीनिंग बतानी है, ठीक है, सैडिस्टिक, ओके। ये आपका वन वर्ड आई थिंक हो गया है। सैडिस्टिक मीन्स क्या होता है बताना है, ओके। सैडिस्टिक, सैडिस्टिक मतलब होता है पेन, दर्द, ह्यूमिलिएशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, डेरिविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन और अदर्स, यही करेक्ट हो जाएगा आपका। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, स्कूल टीचर और पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, व्हाट वुड वी शेप फॉर द अबव एक्सप्रेशन इन वन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक स्कूल टीचर हो या फिर एक पर्सन हो जो अफेक्टिव है लर्निंग से, उसे हम क्या कहेंगे, पैडागॉग या पग्नासिटी या फिलैटली या डेमागॉग। देखिए पग्नासिटी जो होता है, पग्नासिटी इसका मतलब होता है कलह की इच्छा, झगड़ालूपन होता है, उसे कहा जाता है, ठीक है। फिलैटली क्या होता है, जो टिकट इकट्ठा करने का काम करते हैं उन्हें बोला जाता है स्टैम्प कलेक्टिंग, इससे क्या बोलेंगे, स्टैम्प कलेक्टिंग, ठीक है, फिलैटली। और डेमागॉग तो तानाशाह होता है, नेता, तानाशाह नेता जो होते हैं, तो पैडागॉग कहलाएगा, पैडागॉग टीचर, मास्टर, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न एट सेम टाइम टू द सेम मदर, एक ही समय पर एक ही माँ से 4 बच्चे पैदा हों तो क्या कहा जाएगा, एक ही समय पर एक ही माँ से, सेम टाइम पर सेम मदर से ही 4 बच्चे का जन्म होता है, वन ऑफ 4 चिल्ड्रन बॉर्न, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब 4, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 4 बच्चों का एक साथ जन्म लेना क्या कहलाएगा, क्वैफ, या फिर आपके ऑप्शन में है
क्वाड्रूपल या क्वाड्रूपलेट या फिर क्वाड्रिलियन क्या कहलाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब क्वाड्रूपल्ड हो जाएगा, क्वाड्रूपलेट। ठीक है, इसे बोला जाता है चार वस्तुओं का एक साथ काम होना, या 4 बच्चों का एक साथ जन्म लेना, या 4 मनुष्यों का एक साथ काम करना। ज़रूरी नहीं है सिर्फ जन्म लेना ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्वाड्रूपलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, साइंस ऑफ फार्मेसी। साइंस ऑफ फार्मेसी हमें क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ फार्मेसी बताना है यहाँ पे क्या कहा जाता है, साइंस ऑफ फार्मेसी। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में है फार्माकोलॉजी या फिर फोनोलॉजी, पैथोलॉजी, या फिर आपके ऑप्शन में है फार्माकोपिया। तो साइंस ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्मेसी का जो विज्ञान है उससे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, फार्माकोलॉजी, यही कहा जाता है फार्माकोलॉजी। ओके, बाकी फोनोलॉजी तो नहीं होगा, ये तो ध्वनि विज्ञान होती है ना, भाषा विज्ञान, ये तो नहीं होगा। पैथोलॉजी भी नहीं होगा, कोई रोग या चोट के कारण या प्रभाव का जो अध्ययन होता है उसे बोला जाता है पैथोलॉजी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फार्माकोपिया भी नहीं होगा। ठीक है, फार्माकोपिया क्या होती है? एक बुक होती है कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स विद देयर यूजेस। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो बोला जा रहा है कि अ मेथड ऑफ स्पेलिंग इन विच द सेम लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड इन डिफरेंट वर्ड्स, उसे क्या कहा जाएगा? एक स्पेलिंग का मेथड होता है जिसमें सेम लेटर ही सेम साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग वर्ड्स में, क्या कहा जाता है उसे? ठीक है, बताना है यहाँ पे। ओके, मतलब कह क्या जा रहा है कि स्पेलिंग की एक विधि होती है जिसमें एक ही अक्षर अलग अलग शब्दों में अलग अलग ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस, हेट्रोग्राफी या हेट्रोफेमी या होमोजीनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेट्रोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इसे, हेट्रोग्राफी ही है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेलिंग की एक विधि होती है जिसमें एक ही अक्षर अलग अलग साउंड का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन करेक्टली एक्सप्रेस मीनिंग, बताना है एन अलादीन्स केव, ये आपका एडम्स फ्रेज है, तो इसमें बताना है एन अलादीन्स केव, इसका मतलब क्या होता है? अलादीन्स केव। ठीक है, ओके, अलादीन केव मतलब क्या होता है? अलादीन केव मतलब अलादीन का गुफा, एक ऐसी जगह जिसमें कई तरह की दिलचस्प एवं मूल्यवान और रोमांचक चीज़ें हो, उसे कहा जाता है। जैसे आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ प्लेस फुल ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब अलादीन का केव कहते हैं ना, अलादीन का चिराग है क्या, उसमें हर चीज़ें हमें मिलेंगी। अलादीन का चिराग हमें मिल गया तो घिस के जो भी हम चाहेंगे वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी अलादीन का केव है, अगर आप उसमें चले जाएंगे तो उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक्साइटिंग थिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, तो वही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द इडियम इज़ हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस मीन्स क्या होता है? हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक वफादार आदमी, ठीक है, जिसका इरादा क्या हो? अच्छे काम करने की जो कोशिश कर रहा हो, एक वफादार आदमी। ही इज़ अ फेथफुल मैन। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो है एन एक्लीज हील, इसका बताना है कि क्या होगा? एन एक्लीज हील, ठीक है, इसका क्या होगा बताना है। एक्लीज हील का अर्थ क्या होता है बताना है। एक टफ वर्क होता है कि पर्सन का कैरेक्टर होता है, कि पर्सन की वल्नरेबल पॉइंट होता है, कि पर्सन का एपेक्स होता है एक्लीज हील। ठीक है, ये जो मुहावरा है, ये जो इडियम्स फ्रेज है, ये जो आपका कहाँ से आया है? ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर थे, एक एक्लीज थे, वहाँ से आया है। जब एक्लीज बचपन मतलब जब वो इन्फेंट ही थे तो उनकी जो समुद्री अप्सरा माँ थी, जो उनकी सी निम्फ मदर थी, उन्होंने उसे अमर बनाने के लिए एक स्टाइक्स रिवर में डुबो दिया था। लेकिन
उसने उसे एक एड़ी पर पकड़ रखा था, इसलिए वो जो जगह होती है ना, पानी को नहीं छू पाया था और इसलिए नश्वर और कमज़ोर बना रहा, और यहीं पर एक्लीज को अंततः प्राणघातक चोट लगी थी। तो इसलिए कहा जाता है एक्लीज हिल, ये वहीं से निकला है। वीक पॉइंट, एक्लीज हिल मतलब क्या होता है? वीक पॉइंट, इसको याद रखिएगा। वीक पॉइंट यानी कि अ पर्सन वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है, याद रखना है। मतलब किसी व्यक्ति का कमज़ोर जो पक्ष होता है, किसी व्यक्ति का कमज़ोर जो पॉइंट होता है, उसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे बताना है टू गो टू द डॉग्स। टू गो टू द डॉग्स मीन्स क्या होता है, इसका भी बताना है क्या होगा। टू गो टू द डॉग्स, इसका हमें बताना है, ठीक है, ओके। तब तक मैं पानी पी लूँ, आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टू गो टू द डॉग्स मतलब बर्बाद हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? बर्बाद हो जाना, कोई चीज़ लॉस्ट हो जाना, बस से बदतर बिगड़ जाना। तो टू बी रूइंड हो जाएगा, टू बी रूइंड हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, टू बी रूइंड, ओके। जैसे कि द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू द डॉग्स एंड आवर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स लेटली, ठीक है। जो हमारा पसंदीदा रेस्तरा था वो हाल ही में क्या हो गया? बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, रूइन हो गया। तो ये याद रखना है। जैसे कि हम यहाँ इसको बोल सकते हैं कि आवर फेवरेट रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स लेटली, यानी कि रूइन होना, बर्बाद होना। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, टू मीट वंस वाटरलू, इसका क्या मतलब होता है? टू मीन्स वन वाटरलू। तो इसका मतलब क्या होता है? टू मीन्स वन वाटरलू, इसका मतलब होता है कि टू मीट वंस फाइनल डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब अपनी अंतिम हार का सामना करना, ठीक है, ये याद रखना है, अपने अंतिम हार का सामना करना। तो ये जो इडियम्स फ्रेज लिया गया है, ये वाटरलू के युद्ध से लिया गया है। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था वहाँ से लिया गया है, जब नेपोलियन ने बोनापार्ट अंततः पराजित हुआ था, वहाँ से लिया गया है, ठीक है। याद रखना है कि हजारों प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद चैंपियन को अंततः हार का सामना करना पड़ा, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। आफ्टर बीटिंग डजन्स ऑफ चैलेंजर द चैम्पियन फाइनली मेट हिज वाटरलू, ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हो, ओके। आफ्टर बीटिंग डजन्स ऑफ चैलेंजर्स है एंड द चैम्पियन फाइनली अब यहाँ पे आपका हो जाएगा मेट हिज वाटरलू, मतलब अपनी अंतिम कहने का मतलब है कि अपनी अंतिम हार का सामना करना, वाटरलू। तो कैसा लगा? ये था आपका 40 क्वेश्चन, आपके ग्रामर से थे और मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, वीडियो लेंदी ना हो जाए इस वजह से, वैसे भी वीडियो लेंदी हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और एक बार और फिर से बताना चाहूँगी, जिसको भी पीडीएफ चाहिए 4 राइटर के, कंप्लीट 4 राइटर की पीडीएफ चाहिए, वो मुझे वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कांटेक्ट फ़ोन नहीं करेंगे, कोई मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 8081848735 पे आप इस नंबर पे ओनली मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मैसेज करेंगे, आपको अगर रिक्वेस्ट इंटरेस्टेड है इस पीडीएफ में तो आप बिल्कुल लीजिएगा, इस नंबर पे आप मैसेज करके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।